नमस्कार। आज हम नजदीक से देखने वाले हैं बेल्जियम को। हाँ, बेल्जियम। हमारे पास जो जानकारी और स्रोत हैं उनके जरिए हम इस छोटे मगर बेहद अहम यूरोपीय देश की परतें खोलेंगे। बिल्कुल। अच्छा, बेल्जियम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? शायद चॉकलेट, वॉफल्स। हाँ, और बढ़िया बियर, ये तो है ही। बिल्कुल, लेकिन ये देश इन चीजों से कहीं ज्यादा है। इसे यूरोप का दिल या कभी-कभी यूरोप की राजधानी भी कहते हैं। हाँ, कहते हैं। क्यों और कैसे एक छोटा सा देश इतनी सारी भाषाओं, संस्कृतियों और अंतर्राष्ट्रीय ताकतों का केंद्र बन गया? चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। जरूर। शुरुआत करते हैं इसकी जगह से। है कहाँ ये? हाँ, नक्शे पर देखें तो ये पश्चिमी यूरोप में है। ठीक। फ्रांस, जर्मनी, लग्जमबर्ग और नीदरलैंड से घिरा हुआ। यानी बड़े और ताकतवर पड़ोसियों के बीचों बीच फंसा हुआ एक तरह से। कह सकते हैं, बिल्कुल बीच में। और साइज में ये ज्यादा बड़ा नहीं है ना? करीब कितना बताया था? लगभग 30,688 वर्ग किलोमीटर। हाँ, भारत के किसी छोटे राज्य जितना। हाँ, बिल्कुल। और आबादी भी करीब 1.2 करोड़ के आसपास। 2023 का अनुमान है ये। ठीक है। राजधानी ब्रुसेल्स है और एंटवर्प, ब्रूग्स, गेंट जैसे शहर भी हैं। हाँ, वो भी काफी जाने माने शहर हैं। लेकिन इस छोटे आकार में बहुत कुछ समाया हुआ है, ऐसा लगता है। असल में यहीं से कहानी दिलचस्प होती है। कहाँ से? यहाँ की भाषाएं और संस्कृति, ये शायद बेल्जियम की सबसे अनोखी पहचान है। हाँ, कैसे? सोचिए, एक देश और तीन तीन आधिकारिक भाषाएं। 3? कौन कौन से? डच, जिसे वहाँ फ्लेमिश भी कहते हैं। अच्छा, फ्लेमिश। हाँ, फिर फ्रेंच और जर्मन भी। जर्मन भी? वाह, ये तो कमाल है। एक ही देश में इतनी भाषाएं। और ये सिर्फ अलग अलग कोनों में नहीं बोली जाती। देश की राजनीति, उसकी पहचान, सब कुछ इसी भाषाई विविधता के इर्द गिर्द घूमता है। अच्छा। बिल्कुल, ये सिर्फ भाषा का मामला नहीं है, ये समुदायों की पहचान का सवाल बन जाता है। जिसे फ्लेमिश बोलने वाले ज्यादातर उत्तर में हैं, फ्लैंडर्स इलाके में। ठीक। फ्रेंच बोलने वाले दक्षिण में, वालोनिया में। और ब्रुसेल्स, वो तो राजधानी है। हाँ, ब्रुसेल्स आधिकारिक तौर पर तो द्विभाषी है, फ्रेंच और डच, लेकिन असल में वहाँ बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं और पूर्व में एक छोटा जर्मन भाषी समुदाय भी है। बाप रे। इसी भाषाई और सांस्कृतिक पहचान को सहेजने के लिए, उनको अधिकार देने के लिए ही बेल्जियम का पूरा राजनीतिक ढांचा सिस्टम बनाया गया है। तो ये सिस्टम बहुत जटिल होगा फिर? हाँ, जटिल तो है, लेकिन शायद जरूरी भी है उनके लिए। ये भाषाएं सिर्फ बोलने के लिए नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की बुनियाद हैं। बिल्कुल सही। और संस्कृति की बात करें तो? हाँ, वो चॉकलेट, वॉफल्स और सैकड़ों तरह की बियर तो है ही, जिनका स्वाद दुनिया भर में मशहूर है। हाँ, लेकिन कला का जिक्र भी जरूरी है ना? रूबेन्स और ब्रूगेल जैसे बड़े नाम। हाँ, विश्व प्रसिद्ध चित्रकार वो यहीं के थे। उनकी कला आज भी बेल्जियम की सांस्कृतिक धरोहर का बहुत अहम हिस्सा है। त्योहारों और मेलों का भी खूब चलन है, सुना है? हाँ, काफी रंगीन कल्चर है। और खेल, फुटबॉल का जुनून तो है ही। हाँ, यूरोप में तो हर जगह है। और साथ ही साइकिलिंग। बेल्जियम साइकिलिंग के लिए बहुत जाना जाता है। कई बड़े चैंपियंस वहीं से निकले हैं। अच्छा, साइकिलिंग भी? और ये जो सांस्कृतिक विविधता है ना, ये सिर्फ भाषाओं या खानपान तक ही सीमित नहीं है। मतलब फ्लैंडर्स और वालोनिया क्षेत्रों की अपनी अलग सांस्कृतिक पहचान है। उनकी परंपराएं, उनका इतिहास देखने का नजरिया, वो भी कभी-कभी एक दूसरे से काफी अलग महसूस होता है। समझ रहा हूँ। काफी परतें हैं इस देश में। बिल्कुल। ये तो हुई आज की बात, लेकिन ये देश इस मुकाम तक पहुंचा कैसे? थोड़ा इतिहास में झांके। हाँ, क्यों नहीं। इसकी जड़ें तो बहुत पुरानी है, रोमन साम्राज्य तक जाती हैं। अच्छा। एक लंबा इतिहास है इस जमीन का, लेकिन आज का जो बेल्जियम हम जानते हैं, उसकी कहानी शुरू होती है 1830 में। 1830? तब क्या हुआ था? तब इसने नीदरलैंड से आजादी हासिल की थी। ओके, नीदरलैंड से अलग होके बना। हाँ, पर आजादी के बाद भी मुश्किलें कम नहीं हुई। क्यों? क्योंकि ये यूरोप के बिल्कुल बीच में है, तो अक्सर बड़ी ताकतों के टकराव का मैदान बन जाता था। हाँ, ये तो है। लोकेशन ऐसी है। पहले और दूसरे विश्व युद्ध में इसे भयानक तबाही झेलनी पड़ी। ओह। खासकर पहले विश्व युद्ध के दौरान फ्लैंडर्स की धरती पर हुई लड़ाइयाँ, बैटलफील्ड्स ऑफ फ्लैंडर्स जिन्हें कहते हैं। हाँ, सुना है इनके बारे में। वो इतिहास की सबसे खूनी लड़ाइयों में गिनी जाती हैं। वहाँ की जमीन आज भी उन लाखों सैनिकों की कहानियां याद दिलाती है। ये तो बहुत दुखद है। हाँ, उन युद्धों ने बेल्जियम पर बहुत गहरा निशान छोड़ा है। लेकिन शायद
शायद इन्हीं अनुभवों ने इसे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की अहमियत भी सिखाई। कैसे? देखिए, आज बेल्जियम सिर्फ यूरोपीय संघ यूएन और नेटो का सदस्य ही नहीं है, हाँ, वो तो है। बल्कि इन दोनों बेहद महत्वपूर्ण संगठनों का मुख्यालय भी इसकी राजधानी ब्रुसेल्स में है। अरे हाँ, ईयू और नेटो हेडक्वार्टर्स ब्रुसेल्स में है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये शायद उसी इतिहास का नतीजा है, शांति और सहयोग की अहमियत समझने का। हाँ, ये बात बार बार आती है, ब्रुसेल्स यूरोप की राजधानी। तो ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, इसका मतलब क्या है असल में? इसका मतलब बहुत गहरा है। आप देखिए, यूरोपीय संघ के लगभग सभी मुख्य संस्थान जैसे यूरोपीय कमीशन, यूरोपीय काउंसिल, वो सब ब्रुसेल्स में है। अच्छा। नेटो का राजनीतिक और प्रशासनिक मुख्यालय भी वहीं है। हाँ। यानी यूरोप और पश्चिमी देशों की सुरक्षा और राजनीतिक दिशा तय करने वाले बड़े फैसले वो इसी शहर में लिए जाते हैं। बाप रे। हजारों राजनयिक अधिकारी, लॉबिस्ट यहाँ काम करते हैं। ये शहर सचमुच अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का एक पावर हाउस है। वाह, यानी एक शहर जो सिर्फ बेल्जियम की नहीं बल्कि एक तरह से पूरे यूरोप की धड़कन जैसा है। कमाल है। हाँ, कह सकते हैं। अच्छा, तो देश के अंदर शासन कैसे चलता है? आपने जिक्र किया था कि भाषाई विविधता की वजह से ये जटिल है। हाँ, जटिल तो है। यहाँ व्यवस्था है संवैधानिक राजतंत्र और संसदीय लोकतंत्र का मिला-जुला रूप। मतलब राजा भी है और चुनी हुई सरकार भी। बिल्कुल। राष्ट्र के प्रमुख तो राजा हैं, अभी किंग फिलिप हैं। हाँ। लेकिन उनकी भूमिका काफी हद तक प्रतीकात्मक है, सेरेमोनियल है। असली ताकत चुनी हुई संसद और उसके द्वारा नियुक्त प्रधानमंत्री और उनकी सरकार के हाथ में होती है। ठीक है, जैसे ब्रिटेन में है, करीब करीब। हाँ, कुछ वैसा ही। और ये सरकारें भी कई स्तरों पर काम करती हैं, क्योंकि बेल्जियम एक संघीय राज्य है, फेडरल स्टेट, फेडरल मतलब केंद्र और राज्यों की तरह। हाँ, लेकिन यहाँ राज्य भाषा के आधार पर ज्यादा बटे हैं। केंद्र सरकार के अलावा 3 मुख्य क्षेत्रीय सरकारें हैं, फ्लैंडर्स डच भाषी, वलोनिया फ्रेंच भाषी और ब्रसेल्स राजधानी क्षेत्र जो द्विभाषी है। 3 क्षेत्रीय सरकारें। इतना ही नहीं, भाषा के आधार पर 3 समुदाय कम्युनिटीज भी हैं जिनकी अपनी सरकारें और शक्तियां हैं, खासकर संस्कृति और शिक्षा जैसे मामलों में। फ्लेमिश समुदाय, फ्रेंच समुदाय और जर्मन भाषी समुदाय। अरे बाप रे, इतने सारे स्तर, केंद्र, फिर 3 क्षेत्र, फिर 3 समुदाय। ये सिस्टम काम कैसे करता है? यह हमेशा खींचतान चलती रहती है। देखिए, दोनों बातें सच हैं। ये सिस्टम अलग अलग भाषाई और सांस्कृतिक समूहों को अपने मामलों में अधिकार और स्वायत्तता देता है जो उनके लिए जरूरी है। हाँ, ये तो अच्छी बात है। लेकिन हाँ, इससे सरकार बनाना और चलाना अक्सर बहुत मुश्किल हो जाता है। गठबंधन बनाना, अलग अलग क्षेत्रों और पार्टियों के बीच सहमति बनाना एक बड़ी चुनौती होती है। को साधने की एक लगातार चलने वाली कोशिश है, एक नाजुक संतुलन। समझ गया। ये वाकई एक बहुत ही यूनिक और कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। चलिए अब जरा अर्थव्यवस्था पर नजर डालते हैं। देश चलता कैसे है? पैसा कहाँ से आता है? मुद्रा तो यूरो है, क्योंकि ये यूरोजोन का हिस्सा है। हाँ। ये एक विकसित और अमीर देश है। अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से चीजें बनाकर बाहर बेचने यानी निर्यात पर टिकी है। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है। और किन चीजों के लिए जाना जाता है? मतलब क्या एक्सपोर्ट करते हैं ये लोग? हीरे, मैंने सुना है एंटवर्प शहर। हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। एंटवर्प दुनिया का सबसे बड़ा हीरा व्यापार केंद्र माना जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा? हाँ, कहते हैं दुनिया भर के ज्यादातर रफ डायमंड्स और पॉलिश्ड डायमंड्स यहीं से होकर गुजरते हैं। ये सदियों पुराना उद्योग है वहाँ। कमाल है। हीरे के अलावा? इसके अलावा, जैसे आपने शुरू में कहा, चॉकलेट और बियर। हाँ, वो तो है ही। ये सिर्फ सांस्कृतिक पहचान नहीं बल्कि बड़े उद्योग भी हैं। बेल्जियम की कंपनियां उच्च गुणवत्ता वाली चॉकलेट और सैकड़ों किस्म की स्पेशल बियर दुनिया भर में निर्यात करती हैं। ठीक है। साथ ही केमिकल उद्योग, इंजीनियरिंग और कपड़ा उद्योग भी महत्वपूर्ण रहे हैं। और क्योंकि ब्रुसेल्स अंतर्राष्ट्रीय केंद्र है, हाँ। तो सेवा क्षेत्र यानी सर्विसेज सेक्टर जैसे बैंकिंग, वित्त और पर्यटन भी अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा है। अच्छा, तो काफी विविध अर्थव्यवस्था है। हीरे, चॉकलेट, बियर, सुनने में तो बड़ा मजेदार लगता है भी। पर्यटन की बात आपने छेड़ी, तो घूमने फिरने के लिहाज से यहाँ क्या खास है? कहाँ जाना चाहिए? शुरुआत ब्रुसेल्स से ही करते हैं। ठीक है। राजधानी से। हाँ। वहाँ का ग्रांड प्लेस, एक विशाल चौक जिसके चारों ओर बेहद खूबसूरत पुरानी गॉथिक और बारोक इमारतें हैं, वो तो जरूर देखना चाहिए। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल है। वाह। और हाँ, अगर किसी को दिलचस्पी हो तो ईयू और नेटो मुख्यालय देखना भी एक अलग अनुभव हो सकता है।
ये जानने के लिए कि दुनिया के बड़े फैसले कहाँ होते हैं। हाँ, ये भी इंटरेस्टिंग है। और ब्रुसेल्स के अलावा फिर आता है ब्रूग्स, उसे उत्तर का वेनिस भी कहते हैं। वेनिस क्यों? क्योंकि वहां नहरों का जाल बिछा हुआ है, पत्थर की पुरानी सड़कें, मध्ययुगीन इमारतें। वो शहर आपको जैसे किसी दूसरी दुनिया में ले जाता है। बहुत ही रोमांटिक और शांत जगह है। सुनने में अच्छा लग रहा है। एंटवर्प, जैसा हमने बात की, हीरे और फैशन का शहर है। वहां का माहौल थोड़ा ज्यादा आधुनिक और स्टाइलिश है। अच्छा, फैशन भी? हाँ, और गेंट भी एक बहुत जीवंत शहर है। अपनी कला, इतिहास और यूनिवर्सिटी के लिए जाना जाता है। कैसल वगैरह है वहाँ। काफी ऑप्शंस है मतलब। और अगर किसी की इतिहास में गहरी रुचि है, खासकर सैन्य इतिहास में, तो फ्लैंडर्स के युद्ध क्षेत्रों का दौरा करना एक गंभीर लेकिन जरूरी अनुभव है। हाँ, वो पहले विश्व युद्ध वाली। हाँ, जी। वहाँ संग्रहालय, स्मारक और कब्रिस्तान उस महायुद्ध की भयावहता और उसमें मारे गए लाखों लोगों की याद दिलाते हैं। ये तो हो गई घूमने की बात है, लेकिन आम लोगों का जीवन कैसा है वहाँ? मतलब शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाएं? देखिए, जो जानकारी हमारे पास है उसके मुताबिक बेल्जियम में शिक्षा का स्तर बहुत ऊंचा माना जाता है। अच्छी यूनिवर्सिटीज और स्कूल हैं। ठीक। स्वास्थ्य सेवाओं को भी दुनिया में बेहतरीन गिना जाता है। यहाँ सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह की अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध है। यूनिवर्सल हेल्थ केयर सिस्टम है एक तरह का। ये तो बहुत अच्छा है। हाँ, जीवन स्तर आमतौर पर ऊंचा है, अच्छी सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था है। देश में शहरीकरण ज्यादा है, मतलब ज्यादातर आबादी शहरों या उसके आसपास रहती है। और ट्रांसपोर्ट वगैरह? बहुत बढ़िया। यूरोप के केंद्र में होने की वजह से यहाँ का ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, ट्रेन, सड़क बहुत विकसित है। फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड्स, यूके, सब जगह आसानी से और जल्दी पहुंचा जा सकता है। बिल्कुल, तो काफी कनेक्टेड देश है। तो कुल मिलाकर अगर हम सारी बातों को समेटें तो बेल्जियम का मामला कुछ ऐसा है। साइज में बेशक छोटा है, लेकिन इसका असर वो बड़ा बहुत है। हाँ, ये बात सही है। चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति हो, ब्रुसेल्स में ईयू नाटो के मुख्यालय के साथ, या अर्थव्यवस्था, हीरे, चॉकलेट, बियर जैसे खास उद्योगों के साथ, या फिर संस्कृति और इतिहास, अपनी कला, बहुभाषिकता और युद्धों के गहरे अनुभवों के साथ, हर लिहाज से अहम है। बिल्कुल। ब्रुसेल्स का यूरोप की राजधानी होना सिर्फ एक तमगा नहीं, बल्कि एक जीती जागती हकीकत है। सही कहा। एंटवर्प का हीरा व्यापार पर दबदबा और 3 भाषाओं को एक साथ लेकर चलने की वो अनोखी और कभी-कभी मुश्किल राजनीतिक व्यवस्था, ये सब मिलकर बेल्जियम को एक बहुत ही खास जगह बनाते हैं दुनिया के नक्शे पर। तो यहाँ एक सवाल मन में आता है, और शायद यही आज की चर्चा का एक तरह से निचोड़ भी हो सकता है। हाँ, यहाँ सोचने वाली बात यह है कि बेल्जियम इस तरह अपनी गहरी भाषाई और सांस्कृतिक दरारों को, उन विभाजनों को एक जटिल संघीय ढांचे के जरिए संभालने की कोशिश करता है। क्या वो दुनिया के दूसरे बहुसांस्कृतिक, बहुभाषी समाजों के लिए कोई सबक हो सकता है? अच्छा सवाल है। क्या ये मॉडल कहीं और अपनाया जा सकता है, या फिर बेल्जियम की परिस्थितियां इतनी अनोखी हैं, उसका इतिहास, उसका भूगोल, उसके पड़ोसी देश, कि ये मॉडल सिर्फ वहीं के लिए है अपनी तमाम चुनौतियों और कुछ हद तक सफलताओं के साथ? मतलब क्या ये दूसरों के लिए एक उदाहरण है या बस एक अपवाद? हाँ, कुछ ऐसा ही। विविधता और एकता के बीच संतुलन बनाने का ये जो निरंतर चलने वाला प्रयोग बेल्जियम में हो रहा है, वो हमें क्या सिखाता है? इस पर सोचना वाकई दिलचस्प होगा। वाकई ये गहरा सवाल है जिस पर विचार किया जा सकता है। उम्मीद है बेल्जियम की ये झलक जो हमने अपने स्रोतों के आधार पर पेश की, सुनने वालों को दिलचस्प और जानकारी भरी लगी होगी।